23 साल की एक सफल पत्रकारिता और उसके बाद में जब राजनीति में कदम रखने का सोचा तो वहां पर भी पहले ही कदम में कामयाबी ने इनके कदम छू लिए। और फिर दूसरी बार, पहली बार तो ये विधानसभा से चुनाव लड़े थे और दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो सीधे पार्लियामेंट में पहुंचे और वहां पर भी पहले ही बार चुनाव लड़े थे पार्लियामेंट में, यहाँ पर खासदार का चुनाव, और चुनकर आए छत्रपति संभाजीनगर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से। जी बिल्कुल, आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, इम्तियाज जलील साहब की। इम्तियाज जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार प्रतिभा। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है, मैं आपको बता दूं कि जब ये पत्रकारिता का दौर था तो हम लोगों ने लगभग 12 साल से ऊपर साथ में काम किया और इम्तियाज हमारे ग्रुप के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो पुणे का ग्रुप था उसके लिए एक बहुत बड़ा बाइंडिंग फोर्स थे, एक परिवार की तरह थे। जब ये राजनीति में आ रहे थे तो हम सब लोग एक तरह से चिंतित भी थे कि पत्रकारिता छोड़कर क्यों आ रहे हैं, अच्छा खासा आपका करियर वहां चल रहा है और ये बड़े अनसर्टन है। तब आपको विश्वास लग रहा था कि जीत जाएंगे? प्रतिभा, एक तो ये है कि मुझे पर्सनली मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देता हूँ, लेकिन जी तुम्हारे साथ बैठने का एक अलग आनंद हो रहा है उसमें। जिंदगी कैसा, कहाँ पे किसको लेकर लेके जाती जाएगी। ये है करके। जी सिर्फ मेरी एक थोड़ी सी शिकायत ये है कि तुम मेरा इंट्रोडक्शन देते देते ये कहे कि इम्तियाज जलील साहब, मैं तुम्हारे लिए आज भी इम्तियाज ही जी हूँ बिल्कुल पता करके। है। तो मुझे तुम इम्तियाज ही बोलोगी तो मैं जवाब दूंगा उसमें। ये बाकी के जी चीज़ां जो है वो बाहर के लोगों के लिए है उसमें। ये है प्रतिभा, मतलब पता नहीं है कि एक आदमी की फितरत होती है कि चलो यार ये चीज़ बहुत हो चुकी है, लेट्स ट्राई समथिंग करके उसमें। तो मुझे खतरों से खेलने का बड़ा शौक था उसके अंदर। बोला चलो जाएंगे, देखेंगे, करेंगे, लड़ेंगे करके उसमें क्या होगा। दो ही चीज़ रहेंगे, या तो जीतेंगे या हारेंगे हारेंगे। करके उसमें। और अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात, हार गए तो दैट डजंट मीन कि इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड उसमें। क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल जब देता हूँ ना प्रतिभा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का फेल्ड स्टूडेंट हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं समझा कि अरे यार मैं तो इंजीनियरिंग के अंदर फेल हो गया, अब मेरी जिंदगी आगे कैसी रहेगी करके उसमें। तो खुशी इस बात की है, उसके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं फेल्ड स्टूडेंट बन के बाहर निकला था, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मैं कुछ सालों के बाद एज अ चीफ गेस्ट बनकर बन के गया था बुलाया उसमें। गया जी। तो एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आती है, क्या होगा, करेंगे, कोशिश करेंगे करके। और फिर ये है ना कि यार लोग ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ना वो मेरा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी करके लोग बोलते हैं कि नहीं यार राजनीति बहुत गंदी जगह है करके। वो गंदी इस वजह से हो रही कि अच्छे लोग हैं तो उसके अंदर आना उसके ही अंदर जाना नहीं नहीं चाह रहे चाहते। हैं। तो अगर एक पत्रकार खासदार बन सकता है तो प्रतिभा भी है तो राजनीति के अंदर आ सकती है। मुझे पता था आप इस विषय पर आओगे और आप मुझे कब से कोशिश कर रहे थे समझाने की, लेकिन वो बात छोड़िए। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको कि मैं अक्सर जब आप चुनाव के इस मैदान में आए, हार जीत का डर भले ही आपको नहीं था, हमको लगता था, ये डेस्परेटली मैं पूछती, इम्तियाज प्लान बी क्या है? हाँ, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, हाँ, प्लान बी क्या है? तो जब यहाँ पर आए तो एक पत्रकारिता जो बात होती है वो एक अलग माहौल होता है। आप किसी के साथ जाते हो, सवाल ये करते हो, यहाँ आपके हर जनता के, हर व्यक्ति के सवाल का जवाब देना है और जनता में पहुंचना है। कई बार ये होता है कि वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक तरह से मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही काम नहीं होता। राजनेता है, बहुत कई सारे राजनेता है जो अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन जनता में जाना, उनको समझाना। और यहाँ से तो आप, तब का औरंगाबाद आपका छत्रपति संभाजीनगर, यहाँ से आप पुणे में रह चुके थे कई साल तक, फिर वापस लौटे। लोगों ने अपने को ओन करना, ये जो बात होती है वो। देख प्रतिभा, मैं 12 साल में पूना में था। जी तुम्हें मालूम है कि एनडीटीवी का मैं ब्यूरो हेड करता था वहाँ बिल्कुल। पे। और तकरीबन 1 महीना पहले वापस आया यहाँ पे और ऐलान किया कि चलो इलेक्शन लड़ने का है करके। तो बहुत सारे लोग नहीं, क्या जैसा सर्कस लगती है नहीं क्या, तो देखने के लिए आते हैं कि यार ये तो कौन, ये प्राणी आया हुआ है ये पूना से कि बोल रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा करके। तो इतने सारे लोग आते थे देखने के लिए उसमें। एक बात यह है कि ये मानकर चलना पड़ेगा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र के नाम के ऊपर, डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर हमने कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि अगर तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, तुम यूपीएससी पास कर लो, टॉपर हो जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, तुम्हारा जो बॉस रहेगा ना वो वो एक एक राज अनपढ़ अनपढ़ हो सकता है। राजनेता
हो सकता है जी। और है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र के अंदर है तो मोदी जी ने एक कानून जरूर लेकर आना चाहिए कि पॉलिटिक्स में आने के लिए भी कुछ एजुकेशन का क्राइटेरिया होना लगे। चाहिए। और जहां तक काम के बारे में लोगों का सवाल है, मैं आज अकेला देश के अंदर ऐसा नेता होऊंगा जो मैं लोगों से, मेरे वोटर्स को मैं ये कहता हूं कि अगर तुम मेरे काम से संतुष्ट नहीं है और मुझसे बेहतर अगर कोई कैंडिडेट है तो प्लीज उसको वोट दीजिएगा, मुझे मत वोट दीजिएगा। और आपके पास ये अधिकार है कि आपने मुझे वोट दिया था 5 साल पहले, तो आप आए और मुझसे पूछे कि मैंने तुझे वोट दिया था, मुझे बता 5 साल के अंदर तुमने क्या क्या काम किए हैं करके उसमें। लेकिन क्या है कि इलेक्शन जैसी आते हैं तो मुझे मुसलमान बना दिया जाता है, फिर मुझे औरंगजेब से जोड़ दिया जाता है, फिर मुझे रजाकारों से जोड़ दिया जाता है, फिर मुझे निजाम के साथ जोड़ दिया जाता है। कोई काम के बारे में बात ही नहीं करता है कि 5 साल के अंदर इम्तियाज साहब आपने क्या काम किए हैं ये बताइएगा करके। तो ये देश की राजनीति इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो नॉन इश्यूज होते हैं उसको इश्यू बनाया जाता है और फिर वो उसके ऊपर है तो इलेक्शन भावनिक मुद्दा बनाकर है तो लड़ा जाता है, जीता जाता है। बात सही है, लेकिन मैं ये है मुद्दों की बात है, मैं मुद्दों की बात पर आने ही वाली थी आपके साथ में कि मुझे याद है कि 2017 में आपने जो तस्लीमा नसरीन का जो एक ये किया था, आंदोलन किया था एयरपोर्ट के पास में, वो था। उसके बाद में अभी हाल-फिलहाल में अगर बात करें तो आदर्श कोऑपरेटिव का जो है वो है। उसके बाद में अस्पताल के लिए जो आपने पिटीशन फाइल किया था, वो है। यानी मुद्दे जनता के उठाए, ये बात तो सही है और उसके चलते कुछ-कुछ रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। एक बात ये है कि आप जब राजनीति में आना चाहते थे, तो आपने कौन से वो प्रायोरिटी वाले मुद्दे सेट किए थे कि ये मेरी प्राथमिकता है, इन मुद्दों पर मैं काम करूँगा, भले ही अपने चुनाव क्षेत्र के लिए जितना सफल हो पाऊँ? देखिए, मतलब मेरी जितनी मोहब्बत मेरे शहर औरंगाबाद से है, यकीनन आपकी मोहब्बत मेरा भी है। आपके शहर जी, बिल्कुल। औरंगाबाद से भी है और आपकी पूना से भी है। नहीं, मैं यहाँ जन्मी हूँ, आपकी एक यहाँ बड़ी हुई जन्मभूमि हूँ। है, जी, आपकी एक बिल्कुल। कर्म भूमि है। जी। तो मेरे शहर के अंदर मुझे मालूम था कि आज से एक 2 ढाई डिकेड्स पहले ये शहर की पहचान जो थी ना, वो एशिया के फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी के तौर के ऊपर जी। देखा जाता था। इतना ग्रोथ हो रहा था। इन 25-30 सालों के अंदर क्या हुआ कि इतनी घटिया कम्युनल पॉलिटिक्स यहाँ पर आ गई कि यहाँ का डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गया। तो कहीं ना कहीं ये खेद होता था कि यार इतना पोटेंशियल है हमारे पास टूरिज्म के अंदर, पूरी दुनिया में है तो 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स 100 किलोमीटर यहाँ के है। डिस्टेंस के जी, ऊपर नहीं बिल्कुल है, है। जो मेरे शहर के अंदर है। क्या वजह है कि टूरिस्ट नहीं आ रहा है? क्या वजह है कि एयरलाइंस हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, रेल कनेक्टिविटी नहीं हो रही है? क्या वजह है कि यहाँ पर 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पैठन का डैम है, पानी है लबालब, लेकिन जी, यहाँ पर शहर पानी में नहीं है। 8-8 10-10 दिन के बाद पानी आता है। तो ये जब सब मुद्दों को आप स्टडी करते तो समझ में आता था कि यार किसी के पास कोई विजन नहीं है उसमें। और विजन इसलिए नहीं है कि काम करो मत करो, हाँ? कोई भी आमदार खासदार जो है वो मुद्दों की बुनियाद के ऊपर चुनकर नहीं आता था। काय के मुद्दों के ऊपर? माझा जातीचा आहे, माझा धर्माचा आहे, मेरे मजहब का है, उसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते थे उसमें। मतलब इलेक्शन का अगर मैं तुमको ये बताऊं कि मेरे पिछले 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 2 इलेक्शन मैंने, एक एमएलए का, एक एमपी का एमपी का। इलेक्शन। जी। तो मुद्दे क्या होते थे पता है आपको? किसी ने भी ये नहीं पूछा है कि भैया पानी का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एम्प्लॉयमेंट का, इंडस्ट्रीज का, ये मुद्दों के बारे में नहीं। मुद्दा क्या होता था कि खान पाहिजे का बांध पाहिजे, औरंगाबाद पाहिजे का संभाजीनगर पाहिजे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये यही मुद्दों के अतराफ में लोगों के अंदर बस ऐसा एक भावनिक मुद्दा तैयार किया जाता था उसमें। मैंने 10 साल के अंदर कभी भी मतलब रिलीजियस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए मैंने इलेक्शन नहीं, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ उसमें, मेरा एक स्पीच पार्लियामेंट के अंदर बता देना मैंने क्या है। अगर समझ लीजिएगा रेलवे कनेक्टिविटी के लिए लड़ रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई एक स्पेसिफिक कास्ट के लोगों के लिए उसके अंदर। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो मेरे जहन में भी खटकते थे उसके। तो मैं बोला यार अगर चोर डाकुआ लुच्चे लफंगे ही अगर राजनीति के अंदर अगर आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं आए करके उसमें, हम क्यों नहीं एक कोशिश करके देखे करके। और कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो कोशिश करे, निकल गए है उसमें। 28 दिन के अंदर पहले आए, बोले मैं एमएलए लड़ूंगा करके, लोगों ने बोले चलो ट्राई कर लेते हैं, एमएलए बना दिए। फिर 22 दिन पहले बोले
एमपी का इलेक्शन लड़ेगा करके, तो लोग हंसते थे मेरे को देख के, अरे यार बॉस इसकी कुछ तो सेटिंग हो गई है करके। मतलब लोग इस तरह से देखते थे कि यार पागल हो गया क्या। तो सेटिंग लोग नहीं थी। सालों साल है तो लगा देते हैं, कॉर्पोरेटर नहीं बनते हैं, और ये 22 दिन पहले आके बोल रहा है कि मैं एमपी बनूंगा करके। मैंने फिर लोगों को बोला कि नहीं, एंड पीपल सपोर्टेड। क्यों सपोर्ट किए है कि देखे 5 साल पहले यार बोले जब ये चुन के आया एमएलए, तो हमारे जहनों में ये बात बता दी गई थी कि बाबा ये चुन के आया है तो देखो यहाँ पे शहर के अंदर ऐसा माहौल होगा, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं हुआ इसमें। हमने लड़े, डेवलपमेंट के इश्यूज लिए, ये करे उसके अंदर, तो यंगस्टर सपोर्टेड नहीं। 2019 के अंदर एमपी बन गए। फिर जो तिरंगा यात्रा निकली हम्म, यहाँ से मुंबई तक जी 5% आरक्षण के लिए, तारीखी रैली थी वो, उसके अंदर इतनी गाड़ियां लेके गया था, मैं हाँ समझता हूँ बिल्कुल इतनी बड़ी याद है रैली। मुझे। हाँ इतनी बड़ी रैली इसमें। ये फैक्ट था प्रतिभा कि मतलब हाई कोर्ट ने ये बताया था कि भाई 5% है तो मुस्लिम्स को एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन देना चाहिए करके। देखिए अगर ये देश को आगे तरक्की करने का है तो मैं भी चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज का भी योगदान होना चाहिए इस देश की तरक्की के अंदर। और अगर गवर्नमेंट है तो आपके स्कॉलरशिप्स बंद कर दे रही है, आपके स्कीम्स बंद कर डाल रही है, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद कर दे रही है, तो फिर मसलन मसलन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट? बहुत सारे ऐसे एजुकेशन, मैं आपको अपने जिले के बारे में अगर बताऊं तो स्कूल उर्दू का है लेकिन टीचर अपॉइंट किया जा रहा है मराठी मीडियम का। तो देखिएगा इम्तियाज कि ये तो चल सकता है ना, क्यों नहीं चल सकता? आप देखिए कोई संस्कृत भी पढ़ाता है आप ही के घर के। नहीं देखिए मतलब एक मराठी स्कूल है, एक इंग्लिश स्कूल है, एक उर्दू स्कूल है। अगर उर्दू स्कूल के बच्चों को अगर आप है तो बोलेंगे कि नहीं मराठी टीचर आपको पढ़ाएगा उर्दू करके, तो ये पॉसिबल है क्या करके उसमें। तो मेरे हमारी पिताजी, मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पिताजी सबसे बेहतरीन उर्दू के शिक्षक रह नहीं यहाँ पे चुके हैं। लैंग्वेज की लड़ाई नहीं है। लैंग्वेज की तो मतलब हर चीज का उसके अंदर, इम्तियाज जलील ने भी मराठी के अंदर शपथ लिया था जाके उसके अंदर, तो लैंग्वेज की बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप कितने सारे स्कॉलरशिप्स बंद कर चुके हैं, आप कितने सारे माइनॉरिटीज के जो स्कीम्स थे एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप क्या चाहते हैं कि मतलब एक कम्युनिटी जो है वो सिर्फ है तो भजिए तलने का काम करे, पकोड़े बनाने का काम करे, पंक्चर बनाने का काम करे, ऑटो रिक्शा चलाए करके। इफ द कंट्री नीड्स टू डेवलप देन एवरी कम्युनिटी हैज टू कम अलोंग, तब जाकर है तो देश आगे बढ़ेगा करके। इम्तियाज जलील के जिस्म का एक हिस्सा अगर समझ लीजिएगा ये देश है, और ये हाथ अगर कमजोर है तो मुझे है तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं बहुत तंदुरुस्त हूं करके उसमें। सो देश को अगर हमारे को मजबूत करना है, सो एवरीबॉडी विल हैव टू कम टुगेदर एंड गो इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर जकेरिया साहब का यहाँ पे जो योगदान है इस शहर के लिए कोई नहीं भूल सकता। डॉक्टर कलाम हमें चाहिए, इम्तियाज जलील भी चाहिए, वो बात है नहीं। वो फिर आरक्षण से एजुकेशन का मुद्दा हल होता है, ये आपको लगता है क्या? मतलब 5% आरक्षण से कौन सी ऐसी जादू की छड़ी हो जाएगी जिससे ये? देखिए मतलब जितना है, अब अगर इसका लॉजिक जो है वो हाई कोर्ट के अंदर इतने सारे पिटीशंस आए थे कि इनका रिजर्वेशन, उनका रिजर्वेशन, इनका रिजर्वेशन, और मैंने खुद ने कहा था कि ठीक है आप नौकरियों में मत दीजिएगा, उसके अंदर नौकरियों के अंदर है तो जो काबिल रहेगा उसको दीजिएगा करके उसमें। लेकिन अगर आप माइनॉरिटीज के अंदर की जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है उनको पढ़ने के एवेन्यूज ही नहीं तैयार करेंगे करके उसमें, तो ये तो हाई कोर्ट का डिसीजन है ना। और हाई कोर्ट ने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कंसिडर किया होगा कि द हाईएस्ट ड्रॉप आउट जो है, हाईएस्ट ड्रॉप आउट अमंग ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज इज ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमानों के अंदर बच्चे 7वीं तक, 4थी तक, 8वीं तक पढ़ते हैं और फिर माँ बाप निकाल देते हैं, होटल में जाके काम करो, कहीं तो भी अपना मजदूरी करो करके उसमें। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चों ने भी पढ़ना चाहिए जैसा हर समाज के बच्चों ने पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई से बढ़कर कोई दूसरा ऑल्टरनेट हो नहीं सकता। जी बिल्कुल। अगर तरक्की करना है देश को तो देश को पढ़ाना पड़ेगा उसके अंदर, और पढ़ाना भी मतलब ऐसा है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर ये डिमांड रखे है उसके अंदर कि आप स्कॉलरशिप अगर दे रहे हैं तो डिमांड ड्रिवन दीजिएगा उसके अंदर। आपको पढ़ना है, आपकी क्या कास्ट है, जात है, धर्म है, हमको नहीं मालूम है उसके अंदर, आप पढ़ना चाह रहे हैं उसके अंदर, वी विल गिव यू स्कॉलरशिप करके। ये इस तरह के स्कीम्स लेके आना चाहिए। रियलिटी इज डिफरेंट कि भैया नहीं आपको सिर्फ इतने ही लोगों को इतनी स्कॉलरशिप मिलेंगी, इतने ही लोगों के लिए ये स्कीम्स चलेंगी करके, वो मेरे हिसाब से मैं उसका विरोध कर रहा था। फिर 2 चुनाव हुए। दूसरा जो चुनाव था वहां पर कहीं ना कहीं ये तो है कि हर्षवर्धन जाधव जो खड़े हुए थे
उनका वोट परसेंटेज 23% था। और मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपका जो मार्जिन रहा वो था 4,500 वोटों का। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि पार्टी का फैसला था आप खड़े हो जाए, या नहीं नहीं, आपका फैसला इम्तियाज था? जलील का फैसला था। जी। इम्तियाज जलील ने बोला कि चलो यार लड़ेंगे, देखा जाएगा करके, उसमें क्या होगा, दो ही चीज रहेंगे, हारेंगे जीतेंगे करके। तो इम्तियाज जलील ने डट के करा था कि नहीं मैं लड़ूंगा 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 करके, और लड़ा मैंने उसके अंदर। और जहां तक देखो जीतने के बाद प्रतिभा, मैटर नहीं जीत करता है। एक वोट से जी हो बिल्कुल सही या बात। 1 लाख वोट से हो, जी जीत बिल्कुल सही। जीत होती है। जो जीता वो वो सिकंदर सिकंदर है। सिकंदर। अब जीतने के बाद बोलेंगे नहीं साहब उन्हें जीता करके लिए कि उसको ज्यादा इतने वोट मिल गए थे, तो क्या हिसाब से बोल रहे हैं? हो सकता है कि हर्षवर्धन के पूरे वोट मुझे भी गिर गए होते उसके अंदर। हाँ? तो ये जो गणित लगा रहे हैं ना, और आज भी ये इलेक्शन के अंदर भी लोग बोलते हैं भाई तुम्हारी जीत इसलिए आसानी हो जाएगी, ये भी लड़ रहा है, उनके जाति के वोट उनको चले जाएंगे, उनके जाति के। मैं बोलता नहीं, ऐसा वोट मुझे चाहिए ही नहीं। इसमें आप काम की बुनियाद के ऊपर अगर मुझे वोट दे रहे हैं तो मुझे वोट दीजिएगा उसके अंदर। लेकिन अगर ये कहेंगे कि नहीं यार इस वजह से जीता, हाँ, कि यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स खड़े हो गए थे, ये अलग अलग थे, इनका वोट उनको चलेगा, उनका वोट, आप काम अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको वोट दीजिएगा करके उसमें। और कम से कम पढ़े लिखे लोगों ने तो ये करना शुरू करिएगा जी। उसमें। है सिर्फ ये एंगल से मत देखिएगा कि नहीं भैया अपनी जाति का है, फिर वो अनपढ़ भी रहे, है पढ़ना लिखना आए भी नहीं, और सिर्फ अपना मानूस है बोल के अपना अगर वोट डालना शुरू करे। आप अच्छे कैंडिडेट्स, वेदर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्यों नहीं जी। रहता है, अगर मेरे खिलाफ कोई अच्छा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो आप उसको वोट दीजिएगा उसमें। लेकिन ये मत करिएगा कि नहीं यार वो अनपढ़ है पर अपना मानुस है बोल के उसको वोट दे देंगे। अगर ये सिस्टम कि आप है तो पार्टी को बगैर देखे हुए वोट देना शुरू करिएगा उसमें, आप कैंडिडेट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख के वोट देना शुरू करिए, तो पार्टीज की मजबूरी हो जाएगी प्रतिभा कि अच्छे कैंडिडेट्स को हमारे को डालने का है करके उसमें। अभी क्या हो जाता है कि चोर लुच्चे लफंगों के अंदर कंपटीशन रहता है उसके अंदर, तो उसमें से कम डाकू कौन है ना, है? तो उसमें है तो लोगों को ये करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है उसमें। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका कैरेक्टर, ये वो सब देख के है तो लोगों ने है तो मतदान करना चाहिए, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स यू इन दिल्ली। देश करेक्ट। का कारोबार कौन चला रहे हैं? यही 550 के करीब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। वहां पर बैठे हैं कि देश के अंदर कानून क्या आना चाहिएगा करके, ये 550 लोग चला रहे हैं उसमें। तो वो अगर 5 साल के लिए आपके फैसले करने वाला है तो कम से कम कुछ तो समझदार लोगों को वहां पे भेजाइएगा। एक बात पूछना चाहती हूँ कि वंचित के साथ में आपका गठबंधन था, क्या वो बात हुई, क्यों टूटा? क्योंकि वो तो कहते हैं इम्तियाज जलील ने 100 सीटें की मांगी, देख जो प्रतिभा, भी है। मतलब मैं अभी अभी मतलब मैं बताऊं कि मैं चुनकर गया वहां पे, महाराष्ट्र सदन के अंदर हम रहते थे, जी। दिल्ली के अंदर। अ, ऐसी इलेक्शन से पहले कुछ 6-8 महीने पहले एक मीडिया वाला आया और उसने पूछा कि आप अब कितने सीटें लड़ेंगे एमआईएम करेंगे कर। कितनी सीटें? जी। हाँ, विधानसभा का इलेक्शन हाँ, था। विधानसभा और में। हमने है तो क्या कर डाले, मैंने एक ऐसी फितूर छोड़ना बोल के हमने बोल डाले हाँ लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, 100 सीटें लड़ेंगे करके। हमारी कोई मंशा नहीं थी 100 सीटें लड़ने के लिए उसके अंदर। उसके बाद वंचित के साथ हमारी बातचीत शुरू हुई, बड़े सारे मीटिंग्स हुए, और हमने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हमारा 100 सीट लड़ने का नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी ताकत कितनी है करके, और हम उतना ही पैर फैलाते हैं जितनी हमारी चादर है करके, हम उतना ही हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जब हमारे को मालूम है कि हमको 100 सीटें लड़ने का हमारा कोई मंशा ही नहीं है, तो अब मुद्दे हुआ फिर उसके ऊपर, नहीं साहब 50 सीटें लड़ेंगे, 20 सीटें लड़ेंगे, 30 सीटें लड़ेंगे करके। फाइनली बहुत कम सीटों के ऊपर डिसीजन हुआ था, लेकिन बाय दैट टाइम वंचित ने है तो वही राग बरसते आ रहे थे, नहीं इन्हों तो 100 सीटें लड़ने वाले थे, इन्हों तो 100 सीटें लड़ने वाले थे, विच इज मैं समझता हूँ कि टोटली मतलब एक गलत बात थी। और ये मैं जानता हूँ, ओवैसी साहब जानते हैं, और वंचित के तमाम लीडर्स जानते हैं कि हमारा 100 सीट का ऐसा कोई ये नहीं था उसमें, वरना हम लड़े तो होते क्या अकेले। उन्होंने मन बना लिया था कि आपसे अलग ही होना है? क्या क्या वो था? क्योंकि देखिए आपका पिछली बार जो चुनाव हुआ उस वंचित का भी फायदा हुआ ही है बहुत आपको। ज्यादा फायदा हुआ, मैं दिल्ली तक अगर पहुंचा हूं जी। तो वंचित का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे यहाँ पे टोटली आंख बंद करके यहाँ पे वंचित समाज ने तो मुझे वोट किया था करके। लेकिन उस वक्त ये था कि हमने जब वंचित बहुजन समाज बनाई गई थी, वंचित बहुजन आघाड़ी, तो उस वक्त हमने ये बात कही थी कि साहब पहला इलेक्शन है, हम साथ में मिलके लड़ेंगे, 60-70 सीटें लड़े और फोकस करें कि हमारी ये सीटें हमारी निकाल। उस वक्त हालत ये थी कि हम गिरी पड़ी हालत के अंदर हम 25 से 28 सीटें हम निकालते थे, और ये रिपोर्ट जो थी
ये पूरे जितने भी सर्वेज आ रहे थे, जी, बड़े बड़े जी। राजनीतिक पार्टियों को ये मालूम था कि ये दोनों मिलके है तो इतने सारे है तो विधानसभा की सीटें निकालेंगे, बट बात बनी नहीं, जमी नहीं, उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा और उन्हें भी भुगतना पड़ा। अभी देखिए कि जिस जरांगे पाटिल का आंदोलन बिल्कुल अपने बगल में हो रहा है, मराठा वोट उनके साथ में है और वंचित उनके साथ मिलकर आए, मतलब प्रकाश अंबेडकर जी उनको मिलके गए हैं और उन्होंने एक तरह से महाविकास आघाड़ी की तरफ नहीं जाने का फैसला, मुझे लगता है उन्होंने मन बना ही लिया था कि नहीं जाऊंगा मैं इनके साथ में, एक तरह से जैसे आपके साथ का भी शायद मन बना ही लिया, जब जिस तरह से आप ट्रेल बता रहे हो पूरी बातों का, उससे लग रहा है। अब अगर ये जरांगे पाटिल की जो भी शक्ति जहां तक खड़ी हो और वंचित साथ में आ जाता है, कौन राजनीतिक इसका खामियाजा भुगतेगा, कौन सी पार्टी, क्या होगा? मैं समझता हूँ इट्स टू लेट। मतलब ये डिसीजन जो है ना, ये अगर 1-2 महीने पहले अगर हो गए होते उसमें, और तुम जैसा ये बता रही हो कि वंचित ने ये मन बना लिया था, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे पहले दिन से यकीन था कि महाविकास आघाड़ी जो है, वो इनको नहीं वो लेंगे। किसी भी हालत किसके साथ में खेल रहा था, वो किसी भी हालत के अंदर इनको लेना नहीं चाहते, नहीं लेंगे करके उसमें ये हमको पहले ही दिन से यकीन था कि जिस तरह से ये कर रहे हैं। और ये चीज जो है वो वंचित को सोचना चाहिए कि 2019 के अंदर बड़े बड़े नेता जो है वो बाड़ा साहब के चौखट के ऊपर खड़े हुए थे कि हमें टिकट दे दो करके। आज 2024 के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि वंचित को उनसे मांगना पड़ रहा था कि हमें कुछ सीटें दे दो करके उसके अंदर। तो ये चीजें जो है ये एनालाइज करना पड़ेगा। अब तो बहुत लेट हो चुका है, लेकिन पोस्ट इलेक्शंस बहुत सारी बातों के ऊपर गौर करने की जरूरत रहेगी मेरे हिसाब से। और ठीक है, लोकसभा के लिए क्या क्या गणित बन रहा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन विधानसभा जैसे ही लोकसभा खत्म होगा ये सब बिखरने वाले हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब बिखरने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के लिए ही अभी देखिएगा कितने बगावत के सुर निकल के आ रहे हैं। कभी तस्वर किए थे कि बाड़ा साहब ठाकरे की शिवसेना के अंदर फूट पड़ जाएगी, कोई यहाँ गिरेगा कोई वहां गिरेगा। कभी ये सोचा था कि शरद पवार का भतीजा ही उनके घर के अंदर सेंध लगा देगा तो आधे यहाँ गिरे आधे वहां गिरे उसके अंदर, और फिर बाकी सब अपना जिनका जन्म हुआ था कि उसका विरोध के अंदर मुझे विरोध करना है बोल के मैंने मेरी पार्टी की स्थापना की थी, आज पूरे के पूरे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज एंड सो कॉल्ड कम्युनल पार्टीज सब एक साथ मिलकर आ गए हैं कि सत्ता किसी भी हालत के अंदर अपने को लाने का है करके। उसमें आज का दुर्भाग्य के साथ ये कहता हूं कि पूरे देश के अंदर इतनी घटिया राजनीति किसी राज्य के अंदर नहीं होगी जो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। आप रात में सोते हैं और आपको पता चलता है कि ये फला लीडर है तो ये पार्टी के साथ है करके, सुबह नींद में से उठते हैं तो खबर आती है कि रातों रात है तो साहब है तो उल्टी मारे और चले गए वहां पे किसी दूसरी पार्टी के अंदर। तो ये इतनी घटिया राजनीति आज महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है। आप भी क्या जरांगे से मिलने वाले हो, क्या है? देख, मैं जरांगे से मिलने का ये नहीं है, मैं वो एक आदमी को इस वजह से उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक गांव है, और आप प्रतिभा मुझे खुद मालूम नहीं था कि मतलब ऐसा कोई गांव है करके वहां पे उसमें। तो मैं एक मर्तबा जब वो आंदोलन कर रहे थे तो मैं गया वहां पे, छोटा सा गांव जी, और छोटे से गांव का एक बहुत ही मामूली सा गांव का आदमी, और उसके एक आवाज के ऊपर लाखों लोग उसके पीछे, क्या वजह है करके। तो मैंने अपने तौर के ऊपर भी मतलब पता किया कि भैया क्या वजह है कि आदमी को, तो लोग कहते थे कि साहब ये कई सालों से जो है ना वो अपने मराठा समाज के लिए जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ता था करके। उसमें कभी उसने किसी के सामने कोई मीडिया के लिए या उसने किसी का कोई पद के लिए या पैसों के लिए कभी ऐसा उसने, उसके अंदर मन में एक इच्छा थी कि नहीं मेरे समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं उनका ये दूंगा करके। तो उसकी जो ईमानदारी थी, उसकी प्रामाणिकता जो थी, वो लोगों को अट्रैक्ट करी, और एक इतना बड़ा एक लीडर तैयार हो गया जमीन से कि उसने आवाज दिया और लाखों लोग है तो पूरे महाराष्ट्र से निकल के हो तो उसके पीछे आ गए। एक मैसेज गया उसके जरिए कि तुम कितने बड़े नेता होंगे, कितनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के तुम है तो मुख्यमंत्री रहे होंगे, मंत्री रहे होंगे, बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे होंगे, उसमें पब्लिक का विश्वास जो है वो अब इन बड़े नेताओं के ऊपर से खत्म होता जा रहा है। वो देख रहे हैं कि हमको ऑल्टरनेट कौन सा मिलेगा और जो ईमानदारी के साथ लड़ेगा। जरांगे का एंड रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता है उसके अंदर, लेकिन कम से कम आज एक मैसेज तो गया है कि यार समबडी अगर कोई अपने कोई अच्छे कॉज के लिए
अगर कोई खड़े रहता है तो आज बताइए ना, मतलब आज महाराष्ट्र का कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा नेता है, कितने भी बड़े आप दिग्गजों के नाम ले लीजिएगा, उसमें देवेंद्र फडणवीस ले लीजिएगा, शरद पवार साहब ले लीजिएगा, एकनाथ शिंदे साहब ले लीजिएगा, राहुल गांधी ले लीजिएगा, उसमें अकेले एक आदमी के नाम के ऊपर लाखों लोग आज इकट्ठा हो सकते हैं क्या? किसी को आप हो सकते हैं, उनको गाड़ियां भेजना पड़ता है, उनको पैसे देना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, इसके पास कुछ भी नहीं है। लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, बसों से, मोटरसाइकिलों के ऊपर उन्हें बुलाता है और लोग आ जाते हैं। एक बात बताइए कि इस बार की लड़ाई फिर से आप खैरे साहब, जो मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार चुनाव जीतते आए थे, उनको हराकर इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में पहुंचे। इस बार फिर से लड़ाई उनके साथ है, लेकिन अभी तक शिंदे सेना के लिए ये सीट हो सकती है। तो उनके जब ये साक्षात्कार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई कैंडिडेट का नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। नहीं, मुझे तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। अमित शाह साहब सबसे पहला भाषण यहाँ पे ठोक के गए हैं, उनका प्रचार का सबसे पहला भाषण यहाँ पे ठोक के गए हैं और उन्होंने मेरे नाम के साथ ये कहा है कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहाँ का खासदार सांसद कौन है, तो मुझे बोलना पड़ता है कि एमआईएम का है करके। अब इस बार इनको उखाड़ के फेंकना है यहाँ से, और यहाँ से कमल को दिल्ली तक भेजना है करके। खामोश पब्लिक सुन रही थी, तो बोले भेजना है ना, पब्लिक खामोश बैठी रही। बोले जोर से बोलो, तो फिर बेचारी पब्लिक अरे वैसे भी कई सारे राजनेता भी, आपको तो बी टीम का आरोप तो आपको लगता ही है कि आप भाजपा की टीम बी टीम ही हो। तो आइए ना मैदान में, आइए ना। 2019 के अंदर किसको हमने उखाड़ के फेंके थे? भाजपा को ही भेजे थे ना, शिवसेना और भाजपा का अलायंस। और भाजपा के एक नेता का दामाद खड़ा हुआ वहां पर, उसको काफी सारे वोट मिले, 23% वोट तो वो लेके गया जी। तो ये तो बड़े कोइंसिडेंसेस तो थोड़ी ना होते हैं। नहीं ठीक है, आप जीतने के बाद है तो किसी का भी रिश्ता किसी के साथ जोड़ दीजिएगा, छोड़िएगा। जीत मुझे ये कहना है कि अमित शाह साहब अगर यहाँ पे आए और इतना जोर जोर से चीख कर गए कि उसको उखाड़ के फेंकना है करके, अब यहाँ से कमल को दिल्ली को भेजना है करके, तो इतना क्या खौफ हो गया है कि आपका कैंडिडेट ही आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं? या ऐसा हो गया है कि अमित शाह साहब यहाँ पे आए और आईबी के और पुलिस के लोगों ने बोले कि भैया ये शहर का चक्कर में मत पड़ो, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है अपना। तो उन्होंने, अमित शाह साहब ने बोले हम नहीं लड़ने वाले, हम देदार ये सीट एकनाथ शिंदे को ले बाबा, तू ले ले। वो बेचारे उनके पास भी देखो, इतिहास भी देखो, कभी ये भाजपा की सीट आई थी नहीं, शिवसेना में थी ना। आप यहाँ का पॉलिटिकल निकाल के देखिए, बेचारे हमारे कराड़ साहब 2 साल से अपना राज्यसभा का मंत्री पद वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, एंजॉय ही नहीं कर रहे थे। बोले मैं खासदार बनूंगा, मैं यहाँ से तो लड़ूंगा, मैं जीतने वाला हूं करके। उसमें 2 साल से बेचारा आदमी मेहनत कर रहा है। फिर अमित शाह साहब क्यों बोले? कमल किसकी निशानी है? अमित शाह का भाषण है तो आप इसके अंदर चलाइएगा और उसके अंदर बताइएगा अमित शाह साहब बोले कमल को इस बार दिल्ली तक भेजोगे, तो बेचारी पब्लिक खामोश बैठी कि नहीं हमको तो इम्तियाज जलील को ही भेजना है। तो फिर दूसरी मर्तबा बोले भेजोगे, तो बेचारे आधे कुछ लोगों ने बोले हाँ भेजेंगे करके। फिर बोले जोर से बोलो, तो बेचारे जोर से बोले हाँ भेजेंगे बाबा भेजेंगे। लेकिन वो चलेगा यहाँ से और सीट ही नहीं डिक्लेयर कर रहे अभी तक। सीट उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं करनी है, सीट तो शिंदे साहब ने डिक्लेयर करनी है। आप कमल किसकी निशानी है मुझे ये बताइए प्रति। ये बात पर लंबी बहस हो सकती है। नहीं बहस नहीं है, उन्होंने बोले है कि यहाँ से इसको उखाड़ के फेंकना है और यहाँ से कमल को भेजना है। अब अगर एकनाथ शिंदे की सीट, एकनाथ शिंदे की पार्टी का अगर सिंबल कमल हो गया तो हो सकता है कि गठबंधन में है ना, जैसे वंचित आपके साथ गठबंधन में था, तो शिंदे साहब तो भाजपा के साथ ही गठबंधन में। यहाँ पे एकनाथ शिंदे की पार्टी का जिक्र ही नहीं हो रहा था। इन्होंने आपको कई जगह के ऊपर है तो एकनाथ शिंदे साहब को भी खामोश बिठा दिए, अजित पवार को भी खामोश बिठा दीजिए। उसमें बोले खामोश, अगर यहाँ पे तुम ज्यादा सीटें मांगे तो ईडी। एनडीए का कोई भी सीट कहीं भी जीतता है, किसी भी चुनाव चिन्ह पर जीतता है, दिल्ली में तो कमल ही खिलेगा ना। बात तो वही हुई, एनडीए के अलायंस पार्टनर है, ये गठबंधन का धर्म है। मुझे मेरा ऑब्जेक्शन इस बात के ऊपर है कि आप यहाँ पे आए, सभा लिए इतनी बड़ी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरे कि इस बार जो है यहाँ से हमारे को कमल को भेजना है। कल तक आज का अखबार उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे लीडर्स बोल रहे हैं कि नहीं हमने दावा छोड़े नहीं है, ये सीट हम ही लड़ेंगे करके। उसमें तो कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं आप? मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे उखाड़ कर कौन फेंकने वाला है, तो मुझे समझ में तो आए कि साहब कौन सा पहलवान आ रहा है करके। उसमें तो वो डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं। एक बात और मुझे पूछना था आपसे कि ओवैसी साहब की और आपकी पहली मुलाकात कब हुई, या उन्होंने आपको राजनीति में बुलाया या फिर आप चले गए, आपने मंशा बना ली थी कि जाना है? नहीं ऐसा नहीं है प्रतिभा। मतलब मैं ओवैसी साहब को बहुत साल पहले वो एक मर्तबा मेरे घर पे आए थे
मालेगांव में वो गए थे। मालेगांव से वापस आते वक्त उनको किसी ने कहा था कि इम्तियाज जलील है, ऐसा मीडिया एनडीटीवी में में है काम करते जी, हैं। उस वक्त मैं एनडीटीवी में काम नहीं करता था, मैं यहाँ पर लोकमत में लोकमत काम अखबार करता में था। थे। तो वो रात में आए, मेरे पास बैठे, बात और उसके बाद है तो फोन के ऊपर बात होते रहती थी। अगर समझ लीजिएगा कुछ इश्यूज के ऊपर उन्हें डिटेल चाहिए होती थी महाराष्ट्र के ताल्लुक से, तो वो फ़ोन करते थे, बातचीत होती थी। फिर कभी मैं हैदराबाद गया तो मुलाकात होती थी। तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें। बस ये है कि यार चलो इलेक्शन लड़ना, ये मेरा टोटल फैसला था कि नहीं यार लड़ेंगे करके तो देखना है। आपने उनसे पहले पूछा टिकट के बारे में जब पहली बार राजनीति में आए हुए, वो 2014 की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब उसकी एक कहानी ये है कि मतलब उनके यहाँ पर टीम के लोग आए हुए थे, वो सर्वे कर रहे थे और वो लोग कैंडिडेट ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे मिले करके। तो उन्होंने लॉयर्स की मीटिंग रखी, कभी डॉक्टर्स की मीटिंग रखी, सोशल वर्कर्स की मीटिंग रखी। तो कहीं पर भी कोई जीरो डाउन नहीं हो रहा था। किसी ने कहा कि यार ये बंदा एक है, मेरा छोटा ब्रदर अहमद जलील, आप उसको टिकट दे दो करके उसमें। तो किसी ने कहा कि नहीं साहब उसको नहीं है, उसका बड़ा भाई है एक, इम्तियाज जलील को दे दो करके। तो फिर वो लोग मिले, बातचीत हुई और जम गया। 10 साल का ये जो सफर है, ये मतलब राजनीति करना और राजनीति के प्रति गंभीरता से रहना, इसमें कई सारी ऐसी बातें होती है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, लोगों से लगातार मिलना पड़ता है। और क्या फ़र्क नज़र आता है पत्रकारिता और अब में? प्रतिभा मतलब ऐसा लगता होगा कि मतलब जो काम करने वाले जी, हैं, जी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ओहदा है, हुँ, बड़ी हुँ, अच्छी पोस्ट हुँ। के ऊपर बैठे। लेकिन एक्चुअली इट्स 24/7 जी, जॉब उसमें। बिल्कुल, हाँ। जिसने आपको वोट दिया है वो रात में 2 बजे भी ये उम्मीद करता है कि मेरा फोन ये हुँ, उठाएगा हुँ, करके उसमें। तो 24 घंटे आपको ये है। दो तरह के नेता होते हैं हुँ, राजनीति के अंदर। एक हुँ, वो नेता होता है जो चुनकर आता है, कौन सी बुनियाद के ऊपर, कि जो इलेक्शन के टाइम के ऊपर पैसा, बाकी गिफ्ट्स, ये वो करके उसमें लोगों को खरीदता है, उनके वोट खरीदता है और जीत कर आ जाता है। तो वो 4.5 साल है तो पलट के देखता नहीं है, हा? उनका न काम करने का सवाल ही नहीं आता है। कोई काम लेके भी गया तो चल भाग बोलता है उसके अंदर, तेरी कीमत कितनी है मेरे को मालूम है करके उसमें। और एक वो नेता होता है जो 5 साल जमीन के ऊपर जुड़ा रहता है। मेरे इलेक्शन के अंदर प्रतिभा, दोनों इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से लोगों ने मेरे लिए मेहनत की हुँ, थी, हुँ। तो आई ओ समथिंग टू देम, कि मतलब मेरी ये जिम्मेदारी है कि यार ये लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत किए है करके उसमें। एक नेता ने, मैं जब चुनकर आया था 2014 के अंदर एमएलए, तो उसने मुझसे ये कहा था कि बोले भाई बहुत ज्यादा पब्लिक के बीच में रहना नहीं, बोले उसके अंदर पब्लिक को तुम कितना भी काम करो, बोले थैंकलेस जॉब है ये। 4.5 साल है तो मस्त रहना, 6 महीने पहले आना इलेक्शन के, पब्लिक के बीच में चले जाना, पब्लिक सब भूल जाती बोले उसके अंदर। तो एक वो टाइप के नेता है इसमें, जो मेजॉरिटी मैं समझता हूँ इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं कि अच्छे अच्छे पीए को लगा देते हैं, पीए लोग काम करते रहते हैं। लेकिन मैं डेली है तो जनता दरबार भराता हूँ। और 10 साल का सफ़र कैसा रहा, और अगर आगे ये सफ़र चलता रहा तो 15 साल का सफ़र कैसा रहेगा करके, उसके बाद एक किताब लिखूंगा, बहुत अच्छी सी किताब लिखूंगा। और अंदर की बहुत सारी बातें जो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए लिखूंगा कि मेरे अंदर के पत्रकार को मैंने जिंदा रखा हुआ ज़िंदा हो रखा हुआ है। राजनीति में। वरना एक हुँ, नया आदमी अगर आया तो उसको तो 5 साल समझने के अंदर ही लग जाते हैं उसमें, कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ करके। उसको पार्लियामेंट या विधानसभा समझने के अंदर ही साल लग जाते हैं और उसका टर्म खत्म हो जाता है। जी। मैंने अंदर अपने पत्रकार को जिंदा रखा, तो कोई भी इतना ज्यादा मेरे साथ खेल नहीं सकता। मुझे भी मालूम है कि कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है करके। 15 साल के बाद किताब लिखूंगा। जब राजनीति में आने का फैसला किया, तो परिवार में बच्चों से, पत्नी से, माँ-बाप से, सबसे सलाह-मशवरा किया था? नहीं, मतलब मैं ये डिसीजन ले लिया था। हुँ, हुँ। कोई भी मेरे परिवार के अंदर तैयार नहीं था कि इलेक्शन के अंदर मैंने जाना करके उसमें। मेरी मदर उस वक्त जो है वो, मेरे भाई जो है बहरीन में रहते हैं, जी। उनके पास थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मैं बोला इलेक्शन लड़ लूँ क्या करके उसमें। तो मम्मी समझे पागल वागल हो गया है शायद, लड़के का जॉब वॉब चली गई है तो निकल गया है करके। बोला नहीं बेटा आराम करो करके। कहाँ इलेक्शन इलेक्शन के चक्कर में, जिससे बात कर रहा है तो कोई वो ही नहीं करते थे। तो उस वक्त मेरा लड़का जो है वो बड़ा, तभी मतलब वो बहुत यंग था। हाँ। उस वक्त मैंने उसको पूछा, मैंने बोला फैजी
मैं इलेक्शन लड़ लूं क्या? तो बोला, हाँ डैडी लड़ लो करके। तो मेरे को कुछ तो भी चाहिए था उसके अंदर पकड़ने के लिए, उसके अंदर कि चलो कोई तो मिल गया मेरे को एक साथी, तो लड़ लिया। कैच देम हाँ, यंग की तरह ये मतलब टीवी मेरा प्लेयर छोटा को भाई, पकड़ मैं लिया। हाँ। बताऊं उस वक्त है तो वो एक एयरलाइंस में काम करता था। सुबह सुबह मैं मेरे रूम में से बाहर निकला तो वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, ऐसा शूज पहन रहा था और लेस बांध रहा था। तो मैं बोला यार सुन, उसको लड्डू बोलते हैं, तो मैं बोला यार लड्डू सुन, मैं सोच रहा इलेक्शन लड़ लूं करके। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, और लेस बांधते बांधते ऐसा खड़े रहा। अरे यार तुम सुबह सुबह अलग मजाक करते हैं करके। मैं बोला यार मेरे को कोई संजीदगी से ले क्यों नहीं रहा है, सीरियसली ले क्यों नहीं रहा है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है करके उसने। लेकिन जब लड़के ने बोल दिया तो डैडी लड़ लो देखा जाएगा, तो मैं बोला चलो कोई तो मिल गया है, लड़ लेते। कभी बेटा राजनीति में आना चाहे तो सलाह मैं दोगे, नहीं जाओ? दूंगा, मैं नहीं दूंगा प्रतिभा। वी आर लिविंग इन अ वेरी डर्टी टाइम्स, मतलब राजनीति का स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका है। मतलब कब नहीं मैं था? आई वुड नहीं, अभी फिलहाल जो है ना बहुत ही घटिया लेवल के ऊपर हम आ गए इसमें। तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि मतलब उसमें राजनीति के अंदर आना चाहिए। मतलब हर आदमी का एक टेम्पो रहता है, मतलब पब्लिक आपके पास ऐसे एक्सपेक्टेशंस लेके आ जाती है कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कभी है कर। कश्मकश होती है कि कुछ काम होता है जो आपके पास में कोई वोटर लेके आता है और आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये सही नहीं है, नहीं करूंगा, ऐसे होता है? मैं देख अमूमन प्रतिभा, होता होगा ऐसे। हाँ ऐसा होता है उसके अंदर बहुत सारे चीज़ों के ऊपर ये होता है। लेकिन मैंने 10 सालों के अंदर ये किया हूँ कि जो सही है तो सही ही है, हम्म। उसे फिर वो काहे कोई भी लेके आए है करके। और अगर कोई गलत काम कर रहा है, चाहे वो मेरी पार्टी का बंदा क्यों ना हो करके, उसमें अगर गलत है तो गलत है। और ये यहाँ का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जानते हैं। और धीरे धीरे मेरे पूरे पार्टी के लोगों को पता चल गया है कि यार अपन साहब के पास है तो कोई गलत काम लेके जा नहीं सकते हैं करके उसके अंदर। सो मतलब लोगों को बड़ा क्लियर हो चुका है कि यार हाँ, अगर सही है तो बॉस के पास चल जाओ ना, जो बोले आई विल गो आउट ऑफ द वे उनकी मदद करने के लिए। लेकिन अगर गलत है तो हाँ, वंचित के बगैर इस बार का चुनाव कितनी चुनौती लग रही है? कुछ भी नहीं, आप है ना साथ में उसमें, हाँ? बहुत सारे लोग हैं उसमें, हाँ? लोग आते हैं जाते हैं, राजनीति के अंदर चलते रहता है उसके अंदर, हाँ? और मैं तो खुला बोल रहा हूँ ना, मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर इम्तियाज जलील का काम अगर अच्छा रहा, इम्तियाज जलील से तुम्हारी उम्मीदें थी, मैं समझता हूँ कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर ऑलमोस्ट 80-82 टाइम्स मैंने है तो पार्लियामेंट के उसमें खड़े रह के है तो मैंने मुद्दों को जी। उठाया है करके उसमें। कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ है। प्रतिभा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो देश चला रहे हैं 550 लोग। आज मैंने हाईकोर्ट के अंदर 4 जनहित याचिका जी फाइल की बिल्कुल। है, 4 पीआईएल्स फाइल की है। और 4 में से 2 जो है वो मैं खुद हाईकोर्ट के अंदर खड़े रह के एज अ वकील बोल के मैं लड़ता हूँ। मेरे पास ना लॉ की डिग्री है, ना मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं हाईकोर्ट के अंदर लड़ता हूँ। पहला पीआईएल क्या था मालूम? जालना रोड के ऊपर जो सबसे कीमती जी। जगह है, औरंगाबाद की सबसे कॉस्टली जगह है, वहां पे गवर्नमेंट ने 7 एकड़ जगह जो है वो 200 बीजेपी बेड के के हॉस्पिटल नहीं को जो गोपीनाथ देनी मुंडे होनी थी। के स्मारक के लिए वहां पे वो जगह दे दी जी। थी। मैं जब एमएलए बना तो मुझे पता चला कि यार एक 200 बेड का हॉस्पिटल 2013 के अंदर 2013 के सैंक्शन, अंदर जो सैंक्शन था वो नहीं हुआ था। आई जमीन ही नहीं। रिमेम्बर आपकी तो आपने मैंने याचिका सिविल डाली थी। सर्जन को बुलाया, जी। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाया, मैं बोला हॉस्पिटल का। तो दोनों ने फाइल लेके आया, इतनी मोटी फाइल लेके आया, उसके अंदर कलेक्टर इनको लिख रहा, फिर तहसीलदार इनको लिख रहा, फिर सिविल सर्जन इनको लिख रहा। मैं बोला मुझे ये बताओ कि ये हॉस्पिटल क्यों नहीं वो हो रहा? तो बोले सर लैंड नहीं है करके, उसमें लैंड कहीं नहीं मिल रही है करके। मैं बोला 200 बेड का हॉस्पिटल किसी एक शहर को आ रहा है और तो मेरे को लैंड नहीं मिल रहा है? बोले तो फिर पता किया मैंने, तो जालना रोड की इतनी प्राइम लैंड बोले हमने है तो स्मारक के लिए रख दिए है करके। मैंने उस वक्त है तो पंकजा मुंडे एमएलए थी मेरे साथ में, मैंने असेंबली में खड़े रह के उसको विनंती किया था कि गोपीनाथ मुंडे जो है वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था, वो एक लोक नेता था जिसको सभी जाति धर्म के लोग मानते थे। मैं भी बहुत अच्छा उनके साथ मेरे रिलेशन थे। और मैंने असेंबली के अंदर पूछा कि अगर अगर मुंडे साहब अगर जिंदा होते और उनसे ये पूछा जाता कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम का स्मारक बनाना चाहिए या मेरे नाम का स्कूल बनाना चाहिए या हॉस्पिटल बनाना चाहिए, तो बोले होते कि या तो स्कूल बनाना या हॉस्पिटल बनाना करके। इस तरह का नेता था। तो मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था उसमें, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस था भाई। हाँ, और तुम यकीन नहीं मानेंगे इतने लोग मेरे को गालियां देते थे फोन के ऊपर, ऐसे ऐसे मैसेजेस डालते थे, हाँ, कि तुला माहित आहे का कि तू कुणाचा विरोध करतो, तो कि तेरी हिम्मत कैसी हुई इनका विरोध करने के लिए, तू इधर चले जा उधर चले जा करके। फिर मजबूरन मुझे हाईकोर्ट में जाना पड़ा और हाईकोर्ट को मेरे को पीआईएल के जरिए बताना पड़ा कि इस जिले के अंदर हमको हॉस्पिटल चाहिए करके। कोर्ट ने बहुत सीरियसली उस मैटर को लिया। और आज मुझे खुशी इस बात की है, कल इम्तियाज जलील एमपी रहे ना रहे, लेकिन वहां पे
अब 400 बेड का हॉस्पिटल का काम शुरू है वहां शुरू पे हो गया। ऑलरेडी, मतलब 4-5 फ्लोर बन चुके हैं। 2024 के अंदर अगले साल उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। आज से 20 साल के बाद अगर कोई उस सड़क के ऊपर से गुजरेगा तो वो उसको याद करेगा कि यार ये हॉस्पिटल जो है ना, ये हमारे जिले के अंदर एक खासदार हुआ करता था इम्तियाज जलील, उसने है तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल लेके आया है करके। तो आप तुम सोचो कि मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी पॉलिटिकल इतना तुम्हारे के अंदर ये है कि हम इसको नाराज नहीं कर सकते, इसका अगेंस्ट में हम बोल नहीं सकते हैं करके। लेकिन मैंने किया, और हॉस्पिटल जब बन रहा है तो मैंने गवर्नमेंट को अब लेटर लिखा हूं, MIM का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखता है कि अब उस हॉस्पिटल का नाम जो है वो आप गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम के ऊपर रख दीजिएगा करके। उसमें भाई व्हाट इज देयर इन अ नेम? लोगों को तो हॉस्पिटल की सेवाएं गरीबों को मिलने वाली है, आप रख दीजिएगा, आप उसके ऊपर नाम रख दीजिएगा, मेरा कोई इसके ऊपर विरोध नहीं है। मैंने लिख के दिया हूं गवर्नमेंट को उसके अंदर, और क्या चाहिए। तो चुनाव इस बार भी लग रहा है कि आसान हो जाएगा एक तरह से। अब देखो, तैयारी किस तरह से चल रही है? प्रतिभा, कोई भी इलेक्शन जो है ना वो आसान नहीं होता है। आप आखिरी तो ओवर तक पत्रकारिता में आप जिस तरह से आराम से ये था, अचानक राजनीति में आए, अब वो 20 दिन हो, 22 दिन हो या 28 दिन हो, जितने चले होंगे उतने साल भर चले थे क्या पहले कभी? नहीं, नहीं, बहुत काम करता था मैं भी लेकिन ये है कि इलेक्शन कोई भी मतलब आसान नहीं होता है, क्योंकि हर तरह की नहीं क्या साजिशें, षड्यंत्र, ये वो चलाए जाते हैं। अब मेरे खिलाफ जो है कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को पैसा देकर पिछले मेरे हिसाब से 4 महीने से कुछ कैंडिडेट्स को तैयार किया जा रहा है इसमें, और उनको बोला जा रहा है कि तेरे को सिर्फ 2000 वोट लेने का है करके। तो ऐसे 4-6 कैंडिडेट्स को पैसा दो, उनका मीटर चालू हो जाता है कि तेरे को हम इतना पैसा देंगे, तेरे को सिर्फ 1000-2000 वोट लेने के। तो ये जो इस तरह की जो साजिशें चलती रहती है ना उसके अंदर, तो किसी के लिए भी मतलब ये नहीं है। सबसे बकवास मैं एक बात बताऊं, मैं हम कितना भी दावा कर ले कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम बहुत अच्छा है करके, इट्स द मोस्ट बोगस सिस्टम दैट वी हैव। उसमें मतलब चिल्लर आदमी जिसको है तो एक 200 वोट नहीं मिलेंगे, वो MP के इलेक्शन का फॉर्म भर देता है, किसके जरिए? कोई कैंडिडेट के जरिए, और उसी के नाम के ऊपर फिर वो ऑफिस के लिए काउंटिंग के टाइम के ऊपर उसी के लोग जाके है तो बैठ जाते हैं, खर्च आधा आधा दिखाते हैं। तो ये पूरा एक थर्ड क्लास सिस्टम है उसके, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाना नहीं चाहती है, क्योंकि इसी के जरिए है तो जीते जाते हैं। इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, 2-3 दिन इनको धो के निकालेंगे हम कि कैसा बकवास सिस्टम है करके। तो चुनाव तीसरा आपका होने वाला है, देखते हैं तीसरा कैंडिडेट कौन कौन होते हैं, किस तरह से आपका प्रचार भी होता है, और जीत की शुभेच्छाएं। थैंक यू। ये थे इम्तियाज जलील, जो बिल्कुल दिल खोल के बात हमसे कर रहे थे। एक पत्रकार रहने के बाद राजनीति में आना, लगातार 2 चुनाव जीतना, ये उतना आसान भी नहीं है। कुछ गणित मस्त जम गए, अच्छी तरह से जीत के आए, और जिस तरह से पब्लिक में जा रहे हैं, शायद इस बार वंचित ना हो सकता है दूसरा कोई जुड़ जाए, ये भी संभावनाएं नजर आ रही है जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया देखा जा रहा है। तो बातों बातों में इस हमारी श्रृंखला में इस तरह के लोगों से हम आपको मिलाते हैं जो कुछ ना कुछ अलग करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं और उसको करके सच में भी लाते हैं। आपका प्यार हमारी श्रृंखला के साथ में जरूर बनाते रहिएगा। आपके जो कमेंट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिए। हम इसी तरह से आपको उन लोगों से रूबरू कराते रहेंगे जिनको आप देखना और सुनना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है प्रतिभा जी, तुम भी आ जाओ थोड़ा सा मेरा प्रचार करने के लिए उसके अंदर। भूल जाओ कि मैं एक राजनीति के अंदर, तो तुम पत्रकारिता का उसके अंदर, ये सीरीज खत्म होने के बाद इलेक्शन का कैंपेनिंग जैसे स्टार्ट हो जाता है तो तुम आ जाना उसके अंदर प्रचार करने के लिए। मेरा घर रोजी रोटी चलाने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ती है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।